नमस्कार प्यारे साथियों, एलटी प्री के बाद अब आप लोग इंतजार कर रहे हैं एलटी मेंस का। बहुत सारी कंफ्यूजन आप लोगों के बीच बनी हुई है, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं जल्दी ही कोई वीडियो लेकर के आती हूँ जिसमें मैं आपको गाइड करूंगी कि एलटी मेंस में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे और उसका आंसर लिखना कैसे है। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। सभी प्यारे साथियों का स्वागत है टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित चैनल पर। साथ ही आप लोग इंतजार कर रहे थे मेरी थ्योरी क्लासेस का, तो अब आप लोगों के यूजीसी नेट का जो नया चैनल बना है उस पर क्लासेस हुआ करेंगी। और फिलहाल अभी थ्योरी क्लासेस चलाना पॉसिबल नहीं है, मतलब जो मैं आपकी 18 से शुरू करने वाली थी वो टॉपिक बोला गया है कि जनवरी के पहले सप्ताह से आप शुरू करिए, क्योंकि अभी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होना है। तो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जनवरी के पहले सप्ताह में है। जैसे ही वो एग्ज़ाम निपटता है तो तब से आपकी जो प्रॉपर यूजीसी नेट का जो बैच है वो लॉन्च किया जाएगा। तो उसी में आप लोगों के फिर मैं उसी को शुरू करूँगी, क्योंकि अगर मैंने अभी शुरू किया तो उसमें से एक भी टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा और फिर वो बड़ी हौच पौच सी हो जाएगी। तो इसीलिए हम उसको एक साथ ही यूजीसी नेट का जो प्रॉपर बैच आएगा उसमें हम उसको शुरू करेंगे। तो आप लोगों की अभी प्रैक्टिस सेट के फॉर्म पे मैं आपको वन शॉट रिवीजन कराने वाली हूँ, जो जीआईसी और यूजीसी नेट दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने इसमें टॉपिक बांटे हैं, सबसे पहले मैंने वैदिक भाग लिया है, यानी वैदिक खंड से बनने वाले जितने सवाल हैं उन सवालों की मदद से आप पूरे वैदिक खंड को समझने वाले हैं। फिर मैंने अगला खंड इसमें भाषा विज्ञान का चुना है, अगला खंड व्याकरण का चुना है। तो वहां से जो हर बार सवाल पूछ रहे हैं और एक वन शॉट टाइप की समरी टाइप का जो प्रैक्टिस सेट है वो आपकी होगा। तो इस आरंभ सीरीज हमने इसको नाम दिया है 18 दिसंबर से शाम को 6 बजे जो हमारा यूजीसी नेट का चैनल है, ये आपका जो यूजीसी नेट का चैनल है यहाँ पर आपको ये क्लासेस दिखेंगी। तो कृपया यूजीसी नेट आरडब्ल्यूए को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों की 18 दिसंबर से शाम 6 बजे ये रेगुलर प्रैक्टिस सेट होगा। इसी चैनल पर मैं आप लोगों के वन शॉट लेकर के आऊँगी जो कि जीआईसी और यूजीसी नेट दोनों के लिए उपयोगी रहेंगे। जनवरी के पहले सप्ताह से रेगुलर क्लासेस आप लोगों की शुरू हो जाएंगी। तो जो भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं वो मैं फिर उसी सेशन में आगे बढ़ाऊंगी, ठीक है। तो तब तक आप लोगों को क्या करना है भाई, एलटी के जो मेंस है या जीआईसी का जो मेंस है उसकी तैयारी आपको करनी है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके जीआईसी में पूछे जाएंगे, पूछे जा सकते हैं, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। निम्नलिखित में पद्यों की व्याख्या कीजिए। तो ये जो आपके पद्य हैं, जो भी आपने नीति शतकम पढ़ा, तो नीति शतकम का श्लोक दे दिया कि लभेत सिक्तासु तैलम अपि यत्नतः पीडयन् पिबेत च मृततृष्णिकासु सलिलम पिपासार्दितः कदाचित अपि पर्यटन सश विषाणाम आसादियेत न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत। जैसे ये श्लोक दे दिया, अब बोलेगा इसकी व्याख्या करनी है। तो ये है आपका क्वेश्चन। अब आप इसको कैसे व्याख्या करेंगे, तो मैंने आप लोगों का, जैसे अभी कई सारे साथी संस्कृत बैकग्राउंड से नहीं है तो उनको लिखने में समस्या आएगी कि हम संस्कृत में लिखे कैसे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले हिंदी में लिखने का अभ्यास करना है। संस्कृत का अनुवाद कैसे करें, संस्कृत में कैसे लिखें, इसके लिए मैं आपकी स्पेशल 7 डेज क्लासेस सीटेट के लिए चलाती हूँ। तो इस बार भी मैं वो क्लासेस लेकर के आऊँगी और उस 7 क्लासेस के बाद आपको अनुवाद की समस्या खत्म हो जाएगी। तो अभी आपको फोकस करना है, अगर संस्कृत में लिखना नहीं आता तो आपको हिंदी में लिखना है, और फिर उसका अनुवाद कैसे होगा, संस्कृत में कैसे लिखेंगे, ये आपको 7 दिन की आप क्लासेस लेंगे तो आपको बहुत हद तक उसमें समझ में आ जाएगा। फिर आपको केवल प्रैक्टिस रह जाएगी। तो अभी आप लोगों को इस हिसाब से आंसर लिखना होगा। जैसे मेरे पास 8 नंबर का सवाल आया कि इसकी आपको व्याख्या लिखनी है, तो व्याख्या में सबसे पहले आप प्रसंग बताते हैं। प्रसंग में मैंने लिखा कि इस पद्य में जो कवि भर्तृहरि हैं वह मूर्ख व्यक्ति के स्वभाव और उसकी दुराध्यता को स्पष्ट करते हैं। कवि यह सिद्ध करना चाहते हैं कि संसार में अनेक ऐसे कार्य हो सकते हैं जो अत्यंत कठिन है, असंभव है अथवा कल्पनातीत प्रतीत होते हैं, परंतु फिर भी वे तो मूर्ख व्यक्ति को प्रसन्न करने की अपेक्षा सरल ही है। इसी बात को प्रस्तुत श्लोक में भर्तृहरि ने समझाया है। ये मैंने प्रसंग लिखा। फिर मैं इसकी व्याख्या करूंगी कि कवि कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य अत्यधिक परिश्रम और प्रयत्न करे तो वह रेत के कणों को निचोड़कर उसमें से तेल भी निकाल सकता है, जो सामान्यतः असंभव माना जाता है। इसी प्रकार प्यास से व्याकुल व्यक्ति मृग मरीचिका अर्थात मरुस्थल में दिखाई देने वाले झूठे जल में भी हो सकता है पानी पा जाए। आगे कवि कहते हैं इधर उधर भटकता हुआ मनुष्य कभी खरगोश का सिंग भी प्राप्त कर सकता है, जो कि असंभव है, जबकि खरगोश का सिंग अस्तित्व ही नहीं होता इसका। इन तीनों उदाहरणों के माध्यम से कवि अत्यंत असंभव और कल्पनातीत कार्यों की ओर संकेत करते हैं, परंतु कवि का निष्कर्ष अत्यंत प्रभावशाली है। वो कहते हैं कि हठ पूर्वक जो अपने विचारों में जमा हुआ है ऐसे मूर्ख व्यक्ति के चित्त को प्रसन्न करना इन सभी असंभव कार्यों से भी अधिक कठिन है।
मूर्ख व्यक्ति तर्क, अनुभव, उपदेश या विनय किसी को स्वीकार नहीं करता। वह अपने पूर्वाग्रहों से बंधा रहता है और सदैव अपनी ही बात को सत्य मानता है, इसीलिए उसका मन कभी संतुष्ट नहीं होता। तो ये मैंने इसकी व्याख्या कर दी। अब आपको लगे कि यार शब्द तो कम हो रहे हैं, तो फिर मैं इसका काव्य सौंदर्य बता सकती हूँ कि इस पद्य में अतिशयोक्ति अलंकार का प्रभावशाली प्रयोग हुआ है। कवि ने असंभव उदाहरणों के माध्यम से मूर्ख की प्रकृति को उजागर किया है। भाषा सरल है, प्रवाहमयी है, नीति प्रधान है। संदेश, अगर मुझे लग रहा है अभी भी मेरा उत्तर छोटा है, संदेश, इस पद्य का मुख्य संदेश यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति से संवाद संभव है, परंतु जो हठ धर्मी मूर्ख व्यक्ति है उसको समझाना व्यर्थ का प्रयास है। इसीलिए विवेकशील व्यक्ति को मूर्खों से विवाद करने के स्थान पर उनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अब इसी बात को हम संस्कृत में लिख सकते हैं, है ना। तो यही सारी बातें आपकी संस्कृत में लिखी हुई हैं। ये मैंने प्रसंग लिखा, ये मैंने व्याख्या लिखी, और ये मैंने इसका काव्य सौंदर्य और संदेश लिख दिया। तो ये है आपके मेंस के लिए। तो यानी मेंस के लिए आपको कुछ अलग पढ़ना नहीं है, आपको उसी टॉपिक पर कमांड हासिल करनी है, ताकि आपसे कोई भी श्लोक व्याख्या करने के लिए आए, लिखेगा सप्रसंग व्याख्या करिए, सप्रसंग व्याख्या करते हुए इसके काव्य सौंदर्य और इसके संदेश को बताइए, इस तरीके से सवाल आएगा। तो आपको कम से कम सिलेबस अब रटा हुआ हो उंगलियों में। एलटी के लिए तो जो भी थे आप लोगों ने रट वुट के पास कर दिया, क्योंकि ऑप्शन आपके सामने थे, पेपर बड़ा इजी लगा। मेंस आसान नहीं होने वाला है। मेंस में वही निकलेगा जो एक्सपर्ट होगा, जिसको सब्जेक्ट की नॉलेज होगी। और सब्जेक्ट की नॉलेज ऐसी नहीं है कि भैया हमें तो आ ही नहीं सकती, नहीं। जब आपने एलटी में आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो मेंस में क्यों नहीं आ सकते। प्रैक्टिस का मामला है सारा। उन्हीं टॉपिक्स को आपको बार बार पढ़ना है, उसको अच्छे से समझना है, और फिर उसी पर लिखने का अभ्यास करना है। क्या कॉलेज की परीक्षाएं आपने लिख कर नहीं दी? वहां भी तो ऐसे क्वेश्चन आते थे, आप अपना आंसर लिख कर आते थे। तो यहाँ भी यही है। एक समस्या संस्कृत की हो सकती है, जो मैंने आपको कहा कि मैं 7 डेज सीरीज सीटेट के लिए हर बार लेकर आती हूँ, इस बार भी लेकर आऊंगी। उसमें वो आपके अनुवाद की समस्या खत्म हो जाएगी, तो फिर आप लोगों को आराम से लिखना यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ये श्लोक की आपको व्याख्या करने के लिए दे दिया, ये कुछ श्लोक दे दिया, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों के पेपर में आता है, संस्कृत में इसकी व्याख्या कीजिए, ये निम्नलिखित का अनुवाद कीजिए। अनुवाद के लिए भी आ सकता है कि भाई इस श्लोक का आपने हिंदी में समझाना है, ऐसा सवाल भी तो आ सकता है, ठीक। और इसके अलावा अब ये अनुवाद वाला तो आप हिंदी में ही करेंगे, है ना। अगर आपसे कहा है कि श्लोक का अनुवाद लिखो तो आप इसका हिंदी में लिखेंगे, लेकिन अगर बोला है व्याख्या करिए और पेपर का माध्यम संस्कृत है, तो फिर आपको वो संस्कृत में ही व्याख्या करनी होती है। इस तरीके से सवाल आप लोगों के पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। ये आपका श्लोक दे दिया, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए, तो सारे श्लोक हैं, इसकी व्याख्या आपको करनी है। 12 नंबर में ज़्यादा श्लोक देगा और आपके 8 नंबर में छोटे श्लोक देगा। इसके अलावा आप कहें श्लोक की व्याख्या करने के लिए नहीं आ रहा, सवाल आ गया, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के अनुसार वनेचर की उक्ति को अपने शब्दों में लिखिए, ऐसा सवाल आएगा। तो फिर आप इस सवाल को कैसे करेंगे? अभी तो मैंने हिंदी में करा है, संस्कृत में भी कर रखा है, लेकिन हाँ, आप लोग पहले हिंदी में लिखने का अभ्यास करिए, फिर संस्कृत में। तो मेंस की तैयारी के लिए मैं यही करूंगी कि हर टॉपिक से बनने वाले जो सवाल होंगे इसकी लिस्ट आपको दूंगी और उसके आंसर्स भी लिखवाऊंगी, और उसके बाद आपको क्या करना होगा, लिख लिख करके उन आंसर्स की प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे वनेचर की उक्ति, भूमिका भाग सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं कि महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम संस्कृत का एक महान महाकाव्य है। इसके प्रथम सर्ग में पांडवों के वनवास के समय दुर्योधन द्वारा भेजा गया जो वनेचर है, वो युधिष्ठिर के सामने हस्तिनापुर की राजनीति, अच्छा दुर्योधन द्वारा नहीं, आप यहाँ पर लिखेंगे वनवास के समय, इसको ठीक करेंगे, जो आपके युधिष्ठिर हैं, वनवास के समय जो युधिष्ठिर है, इनके द्वारा भेजा गया जो वनेचर है, वह आपके युधिष्ठिर के सामने हस्तिनापुर की जो राजनीति है, सामाजिक और नैतिक स्थिति का यथार्थ वर्णन करता है। वनेचर की यह उक्ति न केवल कथा को आगे बढ़ाती है, बल्कि तत्कालीन राजनीतिक नीति, कूटनीति और मनोविज्ञान को भी स्पष्ट करती है। अब इसमें हम दिखाएंगे कि वनेचर में क्या क्या गुण है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि वनेचर की सत्यनिष्ठता। वनेचर अपनी बात का आरंभ इस घोषणा से करता है कि वह प्रिय लगने के लिए असत्य नहीं बोलेगा। उसके अनुसार सच्चा सेवक वही होता है जो अवसर अनुकूल कटु सत्य कहे, अतः उसकी वाणी चाटुकारिता से रहित और पूर्णतः तथ्य आधारित है। इसमें एक आध श्लोक का कोटेशन आप डाल सकते हैं। दुर्योधन का बाह्य चरित्र वनेचर बताता है कि दुर्योधन ने यद्यपि कपट से राज्य प्राप्त किया है, फिर भी वह युधिष्ठिर के प्रभाव से भयभीत होकर धर्मयुक्त आचरण करता है, जैसे गुणी व्यक्तियों का सम्मान करता है, दानशीलता और सत्कार में संलग्न रहता है, प्रजा के प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार करता है, धर्म अर्थ काम तीनों पुरुषार्थों का संतुलन बनाए रखता है।
इस कारण राज्य में शांति, समृद्धि, सुव्यवस्था बनी हुई है। शासन व्यवस्था और सैन्य शक्ति भी बताता है। वनेचर के अनुसार दुर्योधन की गुप्तचर व्यवस्था अत्यंत सुदृढ़ है। वह अन्य राजाओं की गतिविधियों से निरंतर परिचित रहता है। उसकी सेना संगठित, अनुशासित और युद्ध के लिए तत्पर है। सैनिक अपने राजा के लिए प्राणोत्सर्ग, प्राणों का त्याग करने को तैयार है। राज्य में कृषि, सिंचाई, व्यापार के कारण धन धान्य की प्रचुरता है। दुर्योधन का आंतरिक भय, बाह्य रूप से शक्तिशाली और धर्मपरायण प्रतीत होने वाला दुर्योधन अंतःकरण से सदा शंकित रहता है। वह जानता है कि युधिष्ठिर धर्मशील और जन समर्थ में उनसे श्रेष्ठ हैं। इसी कारण युधिष्ठिर का नाम मात्र सुनने से वह विचलित हो जाता है। युधिष्ठिर के प्रति नीति, वनेचर स्पष्ट करता है कि दुर्योधन भविष्य में युधिष्ठिर के प्रति कपटपूर्ण नीति अपना सकता है। अतः युधिष्ठिर को सजग, धैर्यशील और दूरदर्शी होकर समयोचित निर्णय लेना चाहिए। वनेचर की यह उक्ति वस्तुतः एक सावधानी रखने की सूचना है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि इस प्रकार वनेचर की उक्ति में दुर्योधन के शासन, नीति, शक्ति और मनोविज्ञान का संतुलित एवं यथार्थ चित्रण मिलता है। यह उक्ति प्रथम सर्ग की राजनीतिक चेतना को स्पष्ट करती है तथा महाकाव्य के कथानक को एक दृढ़ आधार प्रदान करती है। भारवी की नीति प्रधान काव्य दृष्टि का यह उत्कृष्ट उदाहरण है। अब देखिए 8 नंबर में, 12 नंबर में इससे सवाल आ रहा है। तो आपने इतने शब्दों में लिखा, उत्तर इनफ है। 200 शब्दों में आपने लिखा, खत्म उत्तर, है ना। और ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ ये मुझे लग रहा है कि जो साथी पढ़ने वाले होंगे, ठीक है, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा मौका है कि भाई उन्होंने किसी विषय को पढ़ा है, अब उसको अपने शब्दों में लिख देना है। अब रटना नहीं है इसमें, आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए, उस पॉइंट को एक्सप्लेन आप अपने शब्दों में करते रहिए। एक गुण आपको हासिल करना है संस्कृत में लिखने का, दूसरा गुण कि पूरा विषय बहुत अच्छे से समझ में आए, तीसरा प्रैक्टिस। ये तीनों अगर आप लगातार कर रहे हैं तो आप आराम से मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। वनेचर की यही उक्ति को हमने यहाँ पर संस्कृत में लिखा है, तो ये संस्कृत में लिखने का अभ्यास आप थोड़े दिन की प्रैक्टिस से कर लेंगे। अभी फिलहाल विषय को बहुत अच्छे से समझने पर ध्यान दीजिए, ठीक है। जैसे सवाल आया, नीति शतकम की मूर्ख पद्धति पर टिप्पणी लिखिए, तो मूर्ख पद्धति आपने पढ़ी है। विद्वत पद्धति पर टिप्पणी लिखिए, क्योंकि नीति शतकम तो पूरा लगा हुआ था, ठीक है। तो अर्थ पद्धति पर टिप्पणी लिखिए, तो आपको हर पद्धति के बारे में 2-3 श्लोक याद हो, ठीक है। और सॉरी 2-3 श्लोक आपको हर पद्धति से याद हो और अच्छे से समझा हो आपने कि भाई पूरे नीति शतकम का निचोड़ क्या था, पूरे किरातार्जुनीयम का निचोड़ क्या था। आपसे पूछेगा अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक पर टिप्पणी लिखिए, मेघदूतम पर टिप्पणी लिखिए, कालिदास पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है, कालिदास पर टिप्पणी लिखिए, नीति शतकम पर टिप्पणी लिखिए। तो इस तरीके से हर विषय को आपने तैयार कर लेना है। आदि काव्य के रूप में रामायण का विवेचन करिए, उपजीव्य काव्य के रूप में रामायण का विवेचन करिए, महाभारत के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का निरूपण करिए। यद इह अस्ति तदन्यत्र यद न इह अस्ति न तत्क्वचित, इस उक्ति को स्पष्ट करते हुए महाभारत की विषय वस्तु का विवेचन करिए। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके मेंस में पूछे जा सकते हैं और इसी तरीके के सवाल मेंस में आने वाले हैं। ये सवाल हमें हर टॉपिक से बना लेने हैं। जैसे जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया गया है उस टॉपिक से बनने वाले 10 सवाल, 15 सवाल, 20 सवालों का अभ्यास हम लोग करेंगे। जब तक अभी ये प्री की कट ऑफ जारी हो जाए, है ना, उसके बाद ही शुरू कर सकते हैं। तो उससे पहले आप जिनको भी लग रहा है कि भाई अगर आप 90 के आसपास हैं, 100 के आसपास हैं, वो कृपया तैयारी करते रहिए। पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता, जो आप पढ़ते रहेंगे वो आपको आगे काम ही आएगा। तो उस टॉपिक को आपने अच्छे से, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिखाए, इसी दृष्टि से तैयार करना है। अभी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो बार बार श्लोक पढ़िए, श्लोक का अर्थ याद करिए, सूक्तियों को याद करिए, ठीक है। उसमें जो उसके तथ्य थे, फैक्ट्स हैं, उनको रटिए ताकि जब आंसर राइटिंग करें तो उसमें वो फैक्ट कोट करें। जिसने जितनी ज़्यादा कोटेशंस यूज़ कर रखी होंगी, सूक्तियाँ यूज़ करी होंगी, ठीक है, तथ्य बताए होंगे, उसका उत्तर उतना ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा एग्जामिनर को। तो ये मैंने आपको गाइड किया। कृपया अपनी एलटी की तैयारी को करते रहिए। और अगर आप यूजीसी नेट या मेंस देने वाले हैं तो फिर आप यहाँ पर यूजीसी नेट के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी 18 दिसंबर से शाम को 6 बजे जो यहाँ पर क्लासेस होंगी वो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होंगी। अगर आप टीजीटी को भी टारगेट कर रहे हैं, पीजीटी को भी टारगेट कर रहे हैं, तब भी ये उपयोगी रहेगा।
क्योंकि वही सिलेबस आपके पूछा जाता है हर जगह, है ना। स्टैंडर्ड सिलेबस जो यूजीसी नेट का सिलेबस है, जिसने वो पढ़ लिया यानी वो टीजीटी पीजीटी, उसके लिए तो फिर आपके बहुत छोटे एग्जाम हो जाते हैं। यूजीसी नेट का ही छोटा हिस्सा आपके जीआईसी के रूप में दिया गया है, उसका छोटा सा पार्ट एलटी के रूप में दे रखा है, टीजीटी के रूप में दे रखा है। तो इसीलिए ये क्लासेस आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। 18 दिसंबर से शाम 6 बजे इनमें जुड़ना है। और ये मैंने सर से पढ़ाने के लिए भी सिर्फ इसीलिए बोला है क्योंकि एलटी के बैच में आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे कि आपका पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो आपसे पूछा भी था। 300 प्लस कमेंट इस वीडियो पर आ गए थे जिसमें मैंने आपसे पूछा था। तो फिर इसके बाद मैंने बोला सर को कि मुझे यूजीसी नेट में संस्कृत पढ़ानी है और हमारे पास स्टूडेंट्स भी हैं। सर ने बोला कौन पढ़ता है मैम, संस्कृत के तो बच्चे ही नहीं है। मैंने बोला सर हैं बच्चे, उनके कमेंट देखिए आप मेरी वीडियो पर। तो इसीलिए आप लोगों को भाई अपनी संख्या दिखानी है। जिन्होंने 300 ने कमेंट किया है, कम से कम क्लास में 300 बालक तो आए हैं ना। तो इसीलिए 18 दिसंबर को शाम को 6 बजे आप लाइव क्लास में आइएगा। और ये प्रैक्टिस सेट आपका जब तक यूजीसी नेट का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक रेगुलर चलेगा। उसके बाद थ्योरी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। थ्योरी बीच से नहीं शुरू कर रही क्योंकि वो आधा अधूरा रहेगा, फिर उसको समझ नहीं आएगा कि कैसे मर्ज करना है बैच के साथ। तो इसीलिए आप लोगों का फ्री क्लासेस जो यूट्यूब पर यूजीसी नेट वाले चैनल पर चलेंगी, वो इस प्रैक्टिस सेट के खत्म होने के बाद, यानी इस बार के यूजीसी नेट दिसंबर के एग्जाम होने के बाद चलेंगी। ठीक है, यही जानकारी आप लोगों को देनी थी। और कोई और डाउट हो आपको एलटी से जुड़े, जीआईसी से जुड़े, यूजीसी नेट से जुड़े, तो आप इसके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगी और आप लोगों को रिप्लाई भी करूंगी। ठीक है, तो सभी को नमस्कार, धन्यवाद।